आप सभी का इस वीडियो क्लासेज में फिर से स्वागत है। हम लोग इस वीडियो क्लासेज में अध्ययन कर रहे हैं 10th क्लास के ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट कई खंड में दिया हुआ है, तो उसी में से एक खंड हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ग। और ग में अध्ययन करना था वन एवं वन प्राणी संसाधन। तो इस वन एवं वन प्राणी संसाधन का एक पाठ हम लोग देख चुके हैं, दूसरा पाठ हम लोग को अध्ययन प्रारंभ करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अध्ययन। वन संपदा तथा वन जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। देखिए, तो इसका अर्थ होता है वन संपत्ति और उसमें पाए जाने वाले जीव का किस प्रकार से ह्रास यानी उसमें कमी हो रहा है और उसका हम संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको देखते हैं। वन संपदाओं का ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था, यानी जैसे ही हम अंग्रेजों के गुलाम हुए थे उस समय से वन संपदाओं का ह्रास यानी उसमें कमी शुरू हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्ग एवं सड़कों का विकास किया, जिसके कारण वनों का विध्वंस होने लगा। जैसे देखिए, प्रशासनिक और व्यापारिक उद्देश्य इसका क्या है। प्रशासनिक उद्देश्य रेलवे का यह था कि ब्रिटिश का उद्देश्य इसमें इस प्रकार से था। ब्रिटिश चाहता था कि ब्रिटेन के खिलाफ अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का विद्रोह होता है तो वहाँ पे आसानी से क्या कर सके, अपना सेना भेज के उस विद्रोह को दबा सके, फिर वहाँ से आसानी से अपना सेना कम वापस बुला सके। तो इसका प्रशासनिक उद्देश्य मुख्य रूप से यही था। ठीक। और रेलवे का व्यापारिक उद्देश्य की बात करें तो इसका व्यापारिक उद्देश्य था जो भारत में जो भी कच्चा माल है उस सब को उसका क्रय कर सके और उसको ले जाके इंग्लैंड में जो कारखाना लगा है, औद्योगिक क्रांति हुई है, उस क्रांति के बाद जो भी उसमें क्या कच्चा माल को वस्तु बनाया जाए और उस निर्मित वस्तु को भारत के गांव-गांव और भारत के बाज़ारों में विक्रय किया जा सके। तो यही रेलवे और यही सड़कों का प्रशासनिक और व्यापारिक उद्देश्य था। इसी प्रशासनिक और व्यापारिक उद्देश्य से अंग्रेज ने रेलवे और सड़क का विकास किया। आप देखें, कह रहा है रेलवे के विकास में वन संपदा की ह्रास कैसे हो। जैसे हम लोग देखते हैं रेलवे लाइन इस प्रकार से होता है, ठीक, और उसके नीचे इस प्रकार से एक लगी होती है, तो इसे हम स्लीपर कहते हैं। तो वर्तमान समय में अभी हम लोग देखते हैं जो इस स्लीपर जो लगा होता है वो कंक्रीट का होता है, यानी लोहे सीमेंट बालू का होता है। लेकिन जब रेलवे का विकास प्रारंभ हुआ था तो इस समय इस स्लीपर के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक। तो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसीलिए वनस्पति का बहुत ज़्यादा उस समय क्या किया गया, कटाई किया गया। तो रेलवे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा वन का विनाश किया गया। और अभी हम लोग इसका क्या करते हैं, इसकी जगह जो है लकड़ी की जगह हम लोग कंक्रीट का लगाते हैं। ठीक। तो इसमें रेलवे में अब हम लोग रेलवे के कारण अब हम लोग क्या करते हैं, वनस्पति का उतना विनाश नहीं करते। अब दूसरे कारण से हम लोग वनस्पति का विनाश यानी उसका ह्रास कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ तक क्लियर है, कर रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद से वन एवं वन जीवों में लगातार आक्रमण हो रहा है, यानी वन एवं वन जीवों पर लगातार आक्रमण हो रहा है, यानी उनका हम लोग लगातार विदोहन कर ही रहे हैं। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश शुरू हो गया, यानी आज़ादी के बाद हम लोग क्या करना था, विकास करना था, विकसित राष्ट्र बनना था। तो इसी विकास और विकसित राष्ट्र बनने के चक्कर में हम लोग क्या किए, वनों पर लगातार आक्रमण करने लगे और वनों का लगातार ह्रास करने लगे। 20वीं सदी के मध्य तक 24% वन का विस्तार था, यानी 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी, इसी के मध्य तक वनों का विकास कितना प्रतिशत था, वनों का विस्तार कितना प्रतिशत पर था, 24% पर था। और 21वीं सदी के आरंभ में सिकुड़कर 19% हो गया, यानी अब 21वीं 2022
तो यही 21वीं शताब्दी का लगभग प्रारंभ है। तो 20वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 21वीं शताब्दी के आरंभ में यह संकुचित होकर 19% क्षेत्र में रह गया है। यानी धीरे धीरे वन का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप, यानी मानव हस्तक्षेप करके वनों का क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है। पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण, विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन, अन्य तरीकों से वन संपदा का क्या कर रहा है, कटाई कर रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण की अद्यतन रिपोर्ट यानी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है। यानी वर्तमान समय पूछेगा ये वनों की उत्पादकता क्या है, तो 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि विस्तार की दृष्टि से यह 2.1 घन मीटर है। ठीक, क्लियर है। अब देखें, कह रहा है भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। यानी भारत में वनों के ह्रास का एक मुख्य कारण है कृषि के लिए भूमि की लगातार बढ़ोतरी, यानी कृषि कार्य करने के लिए लगातार हम भूमि का क्या कर रहे हैं, अधिक विस्तार कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार इससे आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा, 1951 से 1980 के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया है। 1951 से 1980 में 26,200 वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्र कहाँ चला गया, कृषि में चला गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित झूम खेती या स्लैब और वन खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ है। खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्लैब और वन खेती, यानी काटो जलाओ खेती करो और फिर क्या कर दो, छोड़ दो, काटो जलाओ खेती करो और छोड़ दो, उसी का क्या कहते हैं हम लोग, झूम खेती। तो इसी का और नाम है स्लैब और वन खेती के चलते वनों का बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ, बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ। बड़ी विकास योजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचा है। 1952 ईस्वी से नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों का नष्ट करना पड़ा। इस प्रकार अभी भी कई परियोजनाएं चल रही है जिससे वनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, जिससे वनों के विनाश का क्रम जारी है। तेजी से खनन, यानी खनन कार्य करते हैं, मिट्टी के अंदर जो भी खनिज संपदा है उसको निकालने का काम कर रहे हैं। तो इसी खनन के कारण क्या कहते हैं, तेजी से खनन कार्य के कारण वनों का क्षरण लगातार होता जा रहा है। मिट्टी के अंदर खनन कर लेते हैं, मिट्टी दब जाती है। जब मिट्टी दब जाए तो उस पर उगने वाले वनस्पति भी क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाई के खनन के कारण भारी खतरे में। इस खनन से कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचा है। वनों एवं अन्य जीवों के विनाश में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ियों के उपयोग की काफ़ी भूमिका रही है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग नियंत्रण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण ने भी वन विस्तार को बड़े पैमाने पर तहस नहस कर दिया है। ठीक, अब कह रहा है कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, इंक्रीचमेंट यानी वृद्धि, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्ष रोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां खत्म हो गई। यानी सिर्फ एकल वृक्ष, यानी अपने लाभ के यानी व्यापार के उद्देश्य से सिर्फ एकल वृक्ष, एक ही प्रकार का वृक्ष लगाने से दूसरी प्रजातियां क्या हो गई, खत्म होने लगी है, खत्म हो गए। उदाहरण के तौर पर सागवान एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन संपदा बर्बाद हो गए। यानी सागवान के लगाने से जो अन्य प्राकृतिक वन संपदा थी वो क्या हो गई है, वो बर्बाद हो गई, उसको अब बिल्कुल लगाया भी नहीं जाता है। और हिमालय में चीर पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रेडोडेंड्रोन, थोड़ा सा कठिन है उच्चारण करना, वनों का नुकसान हुआ है। अब देखिए ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पिछले बार ही पूछा गया था, हो सकता है आपसे भी पूछा जाए।
हिमालय यब संकट में। हिमालय यब चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वन है। यह औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और इसे कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके फलस्वरूप निष्कासन से इस वनस्पति जाति के लिए अस्तित्व का संकट हो गया। यानी इसके अत्यधिक निष्कासन से अधिक दवा बनाने के लिए इस पौधे का उपयोग किए जाने से इसका अस्तित्व की संकट हो, यानी ये धीरे धीरे खत्म होने लगा है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यब के हजारों पेड़ क्या हो गए, विलुप्त हो चुके हैं। यानी इसकी इतना अधिक उपयोग किया गया है, जो हिमालय यब है उसकी संख्या यब खत्म होने लगी है, ये भी खतरे में आ गया है। ठीक, अब कह रहा है जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ रहा है, यानी वन का क्षेत्रफल कम हो रहा है, वैसे वैसे वन जीवों का आवास भी तंग हो रहा है। यानी वन में रहने वाले जीव का आवास वही क्या है, जंगल, और जंगल ही कम हो जाएगा तो वन के जीव है उसका रहने का आवास ही खत्म हो जाएगा। तो भोजन सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन जीवों का शिकार वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है। आज स्थिति यह है कि बहुत से वन प्राणी विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त प्राय हैं। भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण हैं, विलुप्त प्राय हो गए हैं, यानी अब ये खत्म होने वाले हैं। यदि हम गौर से अवलोकन करें तो पता चलेगा कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनहीनता के कारण ही कई दशकों से वन एवं वन जीवों पर विनाशकारी दबाव पड़ा है। अब देखिए बॉक्स है, तो इसमें बॉक्स को ज़्यादा खास है ना, हमारे देश में इतनी वन प्राणी उपजातियाँ और लगभग इतनी वनस्पति उपजातियाँ हैं। वनस्पति उपजातियों में से इतना लगभग 15,000 भारतीय मूल का है, ये भी कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं। ठीक, अब आगे देखते हैं। आज भारत में 744 प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है, यानी कितनी संख्या विलुप्त हो चुकी है वो बता रहा है, और 22,551 प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर है। तालिका 1.1 से लुप्त हो चुकी प्रजातियाँ और लुप्त होने वाली प्रजातियों का विवरण मिलता है। तो ये तालिका इस प्रकार से दिया गया और इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये तालिका क्या करना है, याद रखना है, बस ये समझना है ये कैसे विलुप्त हो रही है और किस प्रकार से हमको बचाने का प्रयास करना है। ठीक, अब आगे इसमें देखिए करा विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्राणी। तो ये सब एक बार बारी बारी से पढ़ लेना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है जो कौन इसमें विलुप्त होने के खतरे के कगार पर है, ये सब यहाँ सब देख सकते हैं। अब देखिए उसके आगे कह रहा है वन जीवों के अधिवास। अब देखिए कह रहा है अधिवास यानी रहने का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, अधिवास। तो वन जीवों के अधिवास क्या है, वन जीवों का अधिवास है उसका जंगल। तो वन जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण हैं। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए इसका अर्थ होता है मानव किन 3 कारणों से वन जीवों के अधिवास यानी वन में रहने वाले जीवों के उनका आवास क्या है, जंगल। तो उसके जंगल को किस प्रकार से प्रभावित करा, यानी उसके आवास को किस प्रकार से प्रभावित करा। देखिए तो प्रथम है प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण। तो वनों के प्राकृतिक आवास, वन जीवों के प्राकृतिक आवास क्या है, यही जंगल। तो उनके प्राकृतिक आवास पर क्या कर रहा है, मानव उस पे वनों की कटाई करके उनके प्राकृतिक आवास को कमी कर रहा है। तो वन जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदी, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी तथा तराई आदि है। यानी इसी क्षेत्र जगह पे वन जीव रहते हैं। जनसंख्या में हो रही अतिशय वृद्धि, यानी लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही, औद्योगिक विकास हो रहा है, शहरीकरण, बड़े बांध या अन्य
परियोजनाएं इसके आवास के अतिक्रमण कर रही है। यानी इन सभी क्षेत्र पे क्या किया जा रहा है, तो उद्योग लगाया जा रहा है, या शहरीकरण हो रहा है, बड़े बांध का निर्माण हो रहा है। यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण हम जंगल को काटकर मैदानी एरिया क्षेत्र में बना रहे हैं। यह यातायात की सुविधा में वृद्धि के कारण भी वन जीवों के प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण किया जा रहा है। प्राकृतिक आवास पर उनके यानी वनों के काट करके उसका हम अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, ये कहता है अतिक्रमण। अब प्राकृतिक निवास स्थान के छीन जाने के दबाव में वन जीवों की समान वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आ रही है। इनके प्राकृतिक आवास में ही कमी हो जाने से वन जीवों की समान वृद्धि, उनकी वृद्धि करने की क्षमता है वो कम जाती है तथा प्रजनन करने का भी क्षमता कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को एक समझना है, जो वेटलैंड किसे कहते हैं। वेटलैंड किसे कहते हैं देख रहा, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र। यानी इसका अर्थ होता है अपने आसपास के क्षेत्र से वह क्षेत्र जो नीचा है और उसमें जल का जमाव है। यानी अपने आसपास से नीचा वाले क्षेत्र, जो वह क्षेत्र जो अपने भूमि का वह क्षेत्र जो अपने आसपास से क्या है, नीचा है और उसमें जल जमा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं या वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चौर, तो हमारे आसपास में बहुत बड़ा क्या है, चौर है, तो उसे अगर हम क्या कहेंगे, वेटलैंड कहेंगे, तो सबको क्या बोलेगा, हम लोग को मूर्ख बोलेगा, तो पता नहीं उनको। तो कह रहा है वह क्षेत्र जो अपने यानी वह भूमि का क्षेत्र जो अपने आसपास से क्या हो, नीचा हो, यानी गहरा हो, खाईनुमा हो और उसमें जल जमा हो यानी जल भरा, वो क्या कहलाता है, वेटलैंड कहलाता है। इसे चौर, भांगर, मौन, टाल भी कहा जाता है। तो वेटलैंड यही है। और कोई कोई वेटलैंड के बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होता है, इसीलिए उसका नाम है। और जो वेटलैंड है उसकी प्रसिद्धि नहीं है, उसमें कुछ विशेषण नहीं पाया जाता, इसलिए उसका नाम नहीं था। हमारे आसपास में एक बहुत बड़ा चौर है, तो जिसकी प्रसिद्धि नहीं, उसमें कुछ विशेष नहीं पाया जाता है, वो इसलिए सामान्य रूप से सिर्फ चौर है और उसकी कोई प्रसिद्धि नहीं, इसलिए उसको कोई लोग जानता भी नहीं है। ठीक, आपके आसपास में भी होगा। अब देखिए सेकंड, प्रदूषण जनित समस्या। बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारण परावैंगनिक किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव है। इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधे या जीव जंतु का जन्म नहीं हो सकता। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद वन जीव धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहे हैं, उसकी संख्या कम होती जा रही है। अब देखिए कह रहा तीसरा, आर्थिक लाभ। रंग बिरंगी तितलियां से लेकर मेढक, पक्षियां और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता, अन्य स्थानीय परिंदे का अवैध शिकार कर इन्हें बेचा जाता है। इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालाबाजारी होती है। चीन ऐसे वन जीव के कालाबाजारी का मुख्य केंद्र है। आर्थिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से खास परियोजना के पेड़ पौधे एवं वन जीव जंतुओं को स्थानीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर दोहित किए जाने से कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई है। अब निरंतर शिकार भी अन्य जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में यह वैश्विक मुद्दा के रूप में एक बड़े चिंतन का विषय बन गया है। इसे अब सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक और धार्मिक स्तर पर स्वीकार किया गया। यहाँ पे धार्मिक गलत लिखा है। यही नहीं, साहित्यविदों, कवियों एवं कलाकारों में इसकी चेतना के लिए अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से स्थान दिया है, यानी वन जीवों का। भारत में तो आदि काल से वन एवं वनस्पतियों के महत्व को स्वीकारा गया है।
प्रत्येक धार्मिक रीतों तथा विभिन्न पौराणिक एवं कर्मकांड साहित्य में वनों और प्राणियों के महत्व दिया गया है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पौधे की जातियों का प्रयोग करते हैं और इन पौधों को अपने खेतों में उगाते हैं। भारत के शासकों ने भी प्राकृतिक संरक्षण पर क्या दिया है, बल दिया है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि शायद यह विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है कि अशोक ने प्रकृति के महत्व को स्वीकार करते हुए वन जीव जंतुओं के शिकार पर अंकुश और संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेखों में आकृत किया है। मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर और जहांगीर के आलेखों में भी प्राकृतिक संरक्षण वाद का उल्लेख किया गया, यानी इसमें प्रकृति के संरक्षण का उल्लेख किया गया। मुगल चित्रकला की कृतियों में भी वन एवं वन प्राणियों से प्रेम का संबोधन होता है। इसे हम देखते हैं। क्या आप अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार के विषय में जानते हैं? अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव की रहने वाली है। उसने 1771 ईस्वी में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी कटवाने का विरोध किया। राजा के लिए नवीन महल निर्माण हेतु लकड़ी काटा जाना था। अमृता देवी के साथ गांव वालों ने भी राजा के आदमियों का विरोध किया। महाराजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने काफ़ी पछतावा हुआ और उस अपने राज्य में वनों की कटाई पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। ठीक। वर्तमान समय में वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत में संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डाटा बुक के नाम दिया गया। इसी क्रम में असाधारण पौधे तो जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून संयुक्त रूप से किसको तैयार किया, रेड डाटा बुक तैयार किया। इसी क्रम में असाधारण पौधे के लिए ग्रीन बुक तैयार की गई। तो दोनों हम लोग को याद करना है, रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक। तो रेड डाटा बुक वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक तैयार किया। तो ग्रीन बुक में था असाधारण पौधे यानी रेयर प्लांट को शामिल किया। जैसे रेयर प्लांट में कौन हो जाएगा आपका हिमालय, अब कुछ रेयर प्लांट है। रेड डाटा बुक क्या होता है, इसमें समान प्रजाति के विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराया जाता है। जो प्रजाति है वो खतरा हो उसको यानी विलुप्त होने के खतरा पर है तो उसको इसमें डाला जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियाँ सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। अब विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी देती है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आगे है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, IUCN को अब विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा गया है। यानी IUCN को अब क्या कहा गया है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा गया है। इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों
के जातियों का चिन्ह कर निम्नलिखित श्रेणियों में क्या क्या विभाजित किया है। यानी जो पौधे हैं, जो प्राणी है, वो किस प्रकार के, सामान्य है या संकटग्रस्त है या विलुप्त होने के खतरा है। सामान्य जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है, जैसे पशु, सांड, चीर और कृंतक। अब सेकेंड ग है संकटग्रस्त प्रजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान देकर समझना है। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हो रही है। यदि वे जारी रहा तो इन जातियों के जीवित रहना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यानी जो परिस्थिति के कारण ये जो भी जानवर है वो ख़त्म हो रहा है, अगर वो परिस्थिति को नहीं बदला गया तो आगे आने वाले समय में इनकी संख्या क्या खत्म हो जाएगी, ये प्रजाति खत्म हो जाएगा। वे जारी ठीक तो जारी है तो इन जातियों के जीवित रहना कठिन हो जाएगा। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरनी इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। ये सभी जाति अगर जिन विषम परिस्थिति के कारण इनकी संख्या घट रही है, अगर ये विषम परिस्थिति इनसे नहीं हटाया गया, इन पर से इनका प्रभाव नहीं हटाया गया, तो आगे आने वाले समय में इनकी संख्या क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो इसे ही कहा गया, इसे क्या कहा गया, संकटग्रस्त जातियाँ। ग सुभेद जातियाँ, इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या घट रही है। यह वैसी जातियाँ जिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकता है। यानी इन पर जो परिस्थिति के कारण इनकी संख्या घट रही है, अगर वो परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनकी जो है किस श्रेणी में इनकी जो जातियाँ है, संकटग्रस्त की जातियाँ है, वो कहाँ पे चली जाएगी, सुभेद जो जातियाँ है वो कहाँ पे चली जाएगी, संकटग्रस्त की श्रेणी में चली जाएगी। यानी इस पे अब ऐसा प्रभाव चला जाएगा जो कुछ समय बाद इनकी संख्या खत्म हो जाएगी। यानी अब वर्तमान समय इसकी संख्या घटती जा रही है, और किस कारण से घटती जा रही है, अगर वो कारण नहीं ध्यान दिया गया तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा जो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो यानी संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएगा, संकटग्रस्त श्रेणी के बाद फिर किस में चले जाएंगे, विलुप्त श्रेणी में। तो नीला भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है, यानी सुभेद जाति के उदाहरण है। यानी इसकी संख्या धीरे धीरे घट रही है, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएगा, और उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता कौन श्रेणी में आ जाएगा, विलुप्त श्रेणी में। यानी उसकी संख्या क्या होगी, मिलेगी ही नहीं। अब कह रहा है यहाँ पे दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत कम और सुभेद है। यानी इन जातियों की संख्या बहुत कम है और मिलते भी नहीं, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। ठीक, क्लियर है। अब कह रहा स्थानिक जातियाँ, प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी समूह, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इसी वर्ग में आते हैं। यानी इसका कहने का अर्थ है, स्थानिक जाति कहने का कुछ ऐसी जातियाँ जो स्थान विशेष में ही पाई जाती है, उससे अलग वह नहीं पाई जाती है, इससे अलग वह नहीं मिलती है, उससे ही हम क्या कहते हैं, स्थानिक जातियाँ। अब अगला है लुप्त जातियाँ। वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवास में खोजने पर अनुपस्थित पाई जाती है। यानी जो रहने का इनका आवास है वहाँ अगर ढूंढा जाए तो ये नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है ये क्या है, विलुप्त जाति। यानी अपने ये जो इनका जो स्थान है, इस स्थान से क्या हो गया, खत्म हो गया है, विलुप्त हो गया है। यानी अपने ये स्थान पे क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई। एशियाई चीता उसी में है। गुलाबी सर वाली बतख,
डोडो पक्षी इसके अच्छे उदाहरण हैं। इन सभी की संख्या क्या हो गई है, इन सभी प्रजातियों की संख्या विलुप्त हो गई, यानी जहाँ पे ये रहते थे, जहाँ इनका आवास था, उस आवास में ये अब क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं, नहीं पाए जाते, इसीलिए इनको किस श्रेणी में रख दिया गया है, विलुप्त श्रेणी में रख दिया गया है। तो संकटग्रस्त वन एवं वन जीवों, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थान भी कार्यक्रम चला रहे। इसमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, तो अंतर्राष्ट्रीय वन जीवों के और पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें एक ये भी है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट द्वारा वन एवं वन जीवों के संरक्षण के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कह रहा है वन जीवों और उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहने का प्रयास सफल हो रहा है। देखिए, वन जीवों और उसके प्राकृतिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। कह रहे वन जीवों को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो, यानी मान लीजिए वन जीव है, ये वन है और इसके रहने वाले प्राणी है, तो इस वन क्षेत्र में ही उसको क्या कर दे, उसको संरक्षित कर दे, यानी जहाँ पे है, जहाँ वन है और इसी में उसके रहने का स्थान है, तो इसी में उसको हम संरक्षित कर दे, इससे बाहर हम कहीं नहीं ले जाएं। तो ये क्या कहलाता है, इन सीटू प्रयास, यानी वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहे हैं। इसे इन सीटू, यानी उनका जो आवास है उसी आवास में रखने में सफल हो रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इन सीटू प्रयास। इसके अंतर्गत विस्तृत भूखंड को क्या कहते हैं, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है और इसी प्रकार इन्हें संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास किया जाता है। तो इसे X2 आवास, अगर मान लेते हैं ये जंगल है और इस जंगल में जो वन जीव है उसको संरक्षित रखना मुश्किल है, तो यहाँ से निकाल करके कहीं अलग लेके जाते हैं, जैसे जू हो गया या कोई अन्य क्षेत्र में, इसको हम संरक्षित करते हैं। तो उनके प्राकृतिक आवास से निकाल कर अलग ले जाके जो संरक्षित करते हैं, उसको किसी प्रकार का सुरक्षा देते हैं, तो वो कहलाता है X2, यानी X मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, बाहर, और इन मतलब क्या होता है, अंदर। तो उनके प्राकृतिक आवास के अंदर उसको संरक्षित कर देंगे तो कहलाएगा इन सीटू, और उनके प्राकृतिक संरक्षण से बाहर जू में, किसी अन्य क्षेत्र में या कहीं अन्य क्षेत्र में उसको ले जाके हम सुरक्षित करेंगे, तो ये कहलाएगा X2 के प्रयास जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें संग्रहित किया जाता है। यानी X2 प्रयास को किसको किया जाता है, यानी मान ली यहाँ कोई प्रजाति है वो खतरे में है और यहीं पे छोड़ दिया तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या करते, इसको निकाल करके और यहाँ जो अलग क्षेत्र में जो सुरक्षित है उस क्षेत्र में ले जाकर उनको संरक्षित कर दिया जाता है। तो यही कहलाता X2 के प्रयास से जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें संग्रहित किया जाता है। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, विहार या अभयारण्य तथा जैव मंडल सम्मिलित है। ठीक, अब आगे से हम देखते हैं। इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लोग यहाँ से देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान से। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।